राजस्थान में बीते 2 दिनों से तस्वीर कुछ यूं दिखाई दे रही है कि विपक्ष राजस्थान में जिंदा नजर आ रहा है, सांस लेता हुआ नजर आ रहा है। लग रहा है कि राजस्थान में विपक्ष खुलकर सरकार के विरोध में सड़कों पर उतर आया। देखिए कल किस तरीके से राजभवन का घेराव करने के लिए कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता, तमाम लोग सड़कों पर उतरे थे। तमाम कार्यकर्ताओं और कांग्रेस नेताओं को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। आज भी एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन्होंने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। अमित शाह की बाबा साहब अंबेडकर पर की गई टिप्पणी को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने यह प्रदर्शन किया। एनएसयूआई के लगभग 12 से ज्यादा जो कार्यकर्ता हैं वो पुलिस हिरासत में लिए गए हैं। केवल इतना ही नहीं, अभी तैयारी और भी है। कांग्रेस यहीं थमती नहीं दिख रही। अब मुख्यमंत्री के घेराव की भी तैयारियां की जा रही है। आज पीसीसी की बैठक में इसको लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है, तय किया जा रहा है किस तरीके से यह पूरा घेराव और प्रदर्शन, विरोध किस तरीके से जताया जाएगा। खैर, विपक्ष का जिंदा होना और जिंदा नजर आना लोकतंत्र के लिए तो खूबसूरत सी बात है, लेकिन सवाल यह उठ रहा है। पहला सवाल क्या है? भजनलाल सरकार पर कांग्रेस आखिर अचानक से इतना आक्रामक क्यों हो गई है? यह अपने आप में बड़ा सवाल, क्योंकि इस तरह की तस्वीर राजस्थान में कम ही दिखाई देती है कि गैर चुनावी सालों में विपक्ष के तौर पर या व्यक्तिगत किसी नेता की कैपेसिटी के भीतर इस तरह के विरोध दिखाई दे। हालांकि कुछ एक नेता हैं, सचिन पायलट, किरोड़ीलाल मीणा, इन सरीखे नेता जो हैं वो चाहे अपनी सरकार के भीतर हो या फिर विपक्ष में रहते हुए सड़कों पर जरूर नजर आते हैं। लेकिन राजस्थान का जो चुनावी ट्रेंड रहा उसको देखते समझते हुए चुनावी साल में तो राजनीतिक दल सड़कों पर नजर आता है, लेकिन उससे इतर नहीं। लेकिन अब गैर चुनावी राज्य में ठीक उपचुनाव के बाद जब राजस्थान में कोई चुनाव नहीं है, उस दौर में भी कांग्रेस सड़कों पर है, तो आखिर इतनी आक्रामक क्यों हो गई है? दूसरा सवाल, कांग्रेस के इस मुखर विरोध के पीछे एजेंडा क्या है, रणनीति क्या है? आखिर पीसीसी की बैठक में क्या तय हुआ? कांग्रेस ने क्या रणनीति बनाई और इतने मुखर अंदाज में विरोध पर उतर आई? इसके पीछे की वजह क्या है, एजेंडा क्या है कांग्रेस का? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल। तीसरा सवाल बाबा किरोड़ी को लेकर है कि क्या बाबा किरोड़ी बेचैन हैं, और अगर हैं तो उनकी बेचैनी आखिर किस वजह से है? यह भी एक सवाल, और यह सवाल राजस्थान की राजनीति में कई पहलुओं से जुड़ा है। वहीं चौथा सवाल यह कि राजनीतिक चक्रव्यूह का अभिमन्यु राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बनने जा रहे हैं क्या? जो चुनौतियां, जिस तरह की परिस्थितियां राजस्थान में बन रही हैं, फिलहाल फील गुड फैक्टर में भजनलाल शर्मा भी हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने उनकी तारीफ की है। लेकिन सिचुएशन को भांपते हुए विपक्ष जिस तरीके से लामबंद हुआ है, वो कहीं ना कहीं क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को इस राजनीतिक चक्रव्यूह का अभिमन्यु बना देगी, या फिर इस चक्रव्यूह को भजनलाल शर्मा बतौर अभिमन्यु, बतौर राजनीतिक अभिमन्यु तोड़ पाएंगे क्या? ये कुछ सवाल है। इन्हीं सवालों को आगे टटोलेंगे, इनके जवाब समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आगे बढ़े, आपको बता दें कि राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। देखिए, सबसे पहला सवाल तो यह था कि भाई कांग्रेस आखिर अचानक इतनी आक्रामक क्यों हो गई है? क्यों ये हाथ में हाथ डालकर, गले मिलकर तमाम कांग्रेस के वो नेता जो कभी इशारों में एक दूसरे पर आरोप लगाते, निशाना साधते भी नजर आते हैं, और कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी तो खुले शब्दों में भी एक दूसरे पर हमला करते नजर आते हैं, वो आज सब साथ थे। बीते दिन सब साथ थे, सड़कों पर उतरे थे। आज जो स्टूडेंट विंग है कांग्रेस पार्टी की, एनएसयूआई, उसने सड़कों पर उतरकर हल्ला बोल दिया। अब तय यह भी हो रहा है कि जयपुर में मुख्यमंत्री का भी घेराव किया जाएगा, उसको लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है। अब देखिए, राजस्थान में एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी ने
पूरी तरीके से सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। और उसके पीछे की वजह बड़ी यह है कि राजस्थान में राजनीति का ट्रेंड बदल रहा है और कांग्रेस को इसकी चिंता खाई जा रही है। और ट्रेंड ये किस तरह से बदल रहा है मैं आपको बताता हूं। दरअसल राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलने का जो ट्रेंड रहा है, उसको लेकर हर बार हार के बाद भी तमाम राजनीतिक दल, भले वो कांग्रेस हो भले वो बीजेपी हो, थोड़ी आश्वस्त रहा करती थी कि चलो इस बार हार गए, अगली बार तो हम वापस आएंगे। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी में और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने राजस्थान में जो अपने ही दल के छत्रप भी हैं, या यूं कहे कि अपने दल के जो स्थानीय नेता है और बाकी जो स्थानीय पार्टियां हैं, उनको जिस तरीके से साइडलाइन करके पूरा फोकस प्रधानमंत्री मोदी पर बैठा दिया है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस चिंता में आ रही है। उपचुनाव के नतीजों ने कांग्रेस की इस चिंता को डबल किया है, क्योंकि एक तरीके से उपचुनाव जो है भजनलाल सरकार की पहली चुनौती थी। और भजनलाल सरकार, जिस तरीके से कांग्रेस आरोप भी लगाती है कि दिल्ली से चलती है, दिल्ली के नेतृत्व में चल रही भजनलाल सरकार के सामने पहली चुनौती को बखूबी बीजेपी ने पार किया। उपचुनाव में बेहतर नतीजे कांग्रेस के लिए चिंता का सबब बन गए। लीडरशिप से भी, कांग्रेस आला कमान से भी थोड़ी फटकार लगी कि जिस उपचुनाव में कांग्रेस अपर हैंड लेकर उतरी थी, वहां से खाली हाथ क्यों लौटना पड़ा। अब इन चीजों को लेकर रिपोर्ट भी शीर्ष नेतृत्व को सौंपी गई है। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी ने नए बनते सियासी चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए अब यह तय किया है कि अब चुनावी वर्ष का इंतजार नहीं किया जाएगा। शुरुआत से ही मोदी का तिलिस्म जो अब बन रहा है राजस्थान में, उसको तोड़ा जाए। क्योंकि अगर यह तिलिस्म स्थापित राजस्थान में हुआ तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि 5 साल में सरकार बदलने वाला ट्रेंड उनके लिए बेहतर है, क्योंकि अगर मोदी ब्रांड राजस्थान में, या यूं कहें कि चुनावी राजनीति में, खास करके विधानसभा के चुनावों में, अगर मोदी ब्रांड पर वोट पड़ने लगा और चुनावी ट्रेंड उस लिहाज से सेट हो गया, तो फिर उसे तोड़ना कांग्रेस के लिए राजस्थान में भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मध्य प्रदेश इसका जीता जागता उदाहरण है। और भी कई राज्य इस तरह के उदाहरण है, चाहे हरियाणा का जिक्र किया जाए या कुछ एक राज्य और हैं जहां पर ब्रांड मोदी की वजह से बीजेपी को अभूतपूर्व, एक तरीके से कहा जाए तो, सफलता मिली है। अब ब्रांड मोदी का जब हम जिक्र कर रहे हैं या मोदी के तिलिस्म का जिक्र कर रहे हैं, तो लोकसभा चुनावों में इस बार झटका जरूर लगा था। लेकिन उपचुनावों में जिस तरीके से दिल्ली के नेतृत्व में चलती हुई भजनलाल सरकार ने फतेह हासिल की, उसने इस तिलिस्म को और मजबूत किया। कांग्रेस परेशान है और जैसे मैंने पहले कहा, अब दिल्ली से आदेश कांग्रेस को मिले हैं, राजस्थान की कांग्रेस को मिला है कि चुनावी वर्ष का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, पहले वो तिलिस्म आप तोड़िए। अगर वो तिलिस्म मोदी का राजस्थान में बना तो मुश्किल कांग्रेस पार्टी को हो जाएगी। और इसीलिए अब कांग्रेस पार्टी पुरजोर कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे मणिपुर का मुद्दा हो, अदानी का मुद्दा हो, राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा रद्द किए जाने जैसे स्थानीय मुद्दे हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर, भ्रष्टाचार से लेकर तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर रही है। अब इसमें एक कहावत है कि बिल्ली के भाग से छीका टूटा, कुछ उसी तरीके से। अब देखिए, हाल ही में अमित शाह साहब, गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहब अंबेडकर पर दिए गए टिप्पणी को लेकर जो विवाद हुआ, उसको भी कांग्रेस ने अपने विरोध में इस तरह से शामिल राजस्थान में किया है जैसे कांग्रेस के हाथ कोई खजाना लग गया हो। आज एनएसयूआई ने इसी को मुद्दा बनाते हुए विरोध प्रदर्शन किया, विरोध जताया। तो कुल मिलाकर यह कहानी है कि अब कांग्रेस पार्टी उस तिलिस्म को तोड़ने के लिए सड़कों पर चुनावी वर्ष से पहले ही नजर आ रही है। स्थानीय मुद्दे भी हैं, जिसमें एसआई भर्ती परीक्षा का मुद्दा है। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना क्यों प्रधानमंत्री मोदी घोषित नहीं कर पाए, उसका ऐलान नहीं कर पाए, यह भी मुखरता से जो है मुद्दा उठाया जा रहा है। कुल मिलाकर स्थानीय मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर
राजस्थान में मोदी तिलिस्म स्थापित ना हो पाए, यह पुरजोर कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है। बाबा किरोड़ी का भी जिक्र करेंगे। बाबा किरोड़ी बेचैन हैं। बेचैनी की वजह कई हैं। हालांकि अपने विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने किरोड़ी बाबा पर भी खूब निशाने साधे। डोटासरा साहब ने तो कह दिया, प्रधानमंत्री जब ईआरसीपी का उद्घाटन करने आए तो कान में बाबा की कुछ प्रधानमंत्री से बात करते नजर आए, लेकिन अपनी एसआई भर्ती रद्द किए जाने के मामले पर साइलेंट हो गए। समरावता में एक बार फिर से हल्ला बोल की तैयारी चल रही है, बाबा उस पर भी कुछ नहीं बोल रहे। आखिर बाबा के साइलेंट होने की और उनकी इस बेचैनी की वजह क्या है? दरअसल जिस तरीके से मैंने मोदी तिलिस्म का जिक्र किया, जिस तरीके से राजनीतिक दृश्य, राजनीतिक परिदृश्य, या यूं कहें कि जिस तरीके से सियासी फैब्रिक राजस्थान का बदला जा रहा है बीजेपी की तरफ से, बीजेपी की शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, उसमें एक बेचैनी तो खुद को दरकिनार किए जाने को लेकर भी है। लेकिन अब मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाएं चल रही हैं। कहा जा रहा है एक्सपेंशन भी हो सकता है, रिशफल भी किया जा सकता है, कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, कई नए चेहरों को जगह दी जा सकती है। अब एक बात यह चली है कि नॉन परफॉर्मर जो मंत्री हैं उनकी छुट्टी की जा सकती है। फ्री हैंड मुख्यमंत्री को रहेगा। प्रधानमंत्री ने हाल ही के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की तारीफ की है, तो मुख्यमंत्री के लिए कोई आसान नहीं होगा अपने चहेते जो विधायक हैं उनको मंत्रिमंडल में शामिल करना, और जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे ऐसे मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाना। अब किरोड़ीलाल मीणा इस्तीफा दे चुके थे, इस्तीफे पर सस्पेंस था। अब बेचैनी यह भी है कि कहीं इस पूरे रिशफल में उनके इस्तीफे को स्वीकार न कर लिया जाए, और इस्तीफा तो पहले ही दे रखा है, कहीं स्वीकार करके एक तरीके से कहा जाए तो बाबा जिस तरह की सियासत बीजेपी सरकार में रहते हुए कर रहे थे उस पर फुल स्टॉप बीजेपी ना लगा दे। ये एक बेचैनी बाबा के भीतर है। और समरावता में जिस तरीके से बाबा ने समरावता मामले पर चुप्पी साधी और बाबा के नेतृत्व में जो सरकार और समरावता पीड़ितों के बीच सहमति बनी थी, उस पर सरकार का जो नेगेटिव रवैया रहा, बाबा उस पर भी पूरी तरीके से साइलेंट है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से कहा जाए तो ठगा सा महसूस समरावता के पीड़ित कर रहे हैं, मीणा समाज के लोग कर रहे हैं। वो भी एक बेचैनी कहीं ना कहीं बाबा किरोड़ी के मन में जरूर जो है समझी जा रही है कि वो कहीं ना कहीं वो परेशानी बाबा को बेचैन कर रही है, वो चीजें बेचैन कर रही है। नरेश मीणा को लेकर अपडेट यह है कि तय हो चुका है कि नरेश मीणा की रिहाई और अन्य मांगों को लेकर जो हल्ला बोल होगा वो आखिर कहां होना है। कल तक हल्ला बोल की तैयारी थी, हल्ला बोल करना है तय कर लिया गया था, लेकिन यह महापंचायत सर्व समाज की होगी कहां, इसको लेकर पशुपेश की स्थिति थी। लेकिन अब प्रहलाद गुंजल जो इस पूरे मामले पर फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग कर रहे हैं, उन्होंने एक वीडियो जारी कर यह बात बता दी कि देखिए नगर फोर्ट में यह महापंचायत बुलाई जाएगी। अब नगर फोर्ट में यह बुलाई जाएगी तो मुश्किल बीजेपी सरकार के लिए, साथ साथ टोंक की जिलाधिकारी के लिए भी यह मुश्किल। सौम्या झा, वही सौम्या झा नरेश मीणा उपचुनाव के दिन जिनको बुलाकर मांग कर रहे थे कि समरावता का प्रखंड बदला जाए, इसके लिए सौम्या झा आकर एक आश्वासन दे दें। सौम्या झा ने उस पूरे विवाद के बाद अपनी बात रखी थी। लेकिन अगर नगर फोर्ट में यह महापंचायत बुलाई जाएगी तो कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, पूरी स्थिति को देखते हुए सौम्या झा जो जिलाधिकारी हैं टोंक की, उनके साथ साथ सरकार के लिए चुनौती हो जाएगी। क्योंकि उस इलाके के लोग, मीणा समाज के लोग, सर्व समाज के लोग, नरेश मीणा के समर्थक और समरावता गांव के लोग, उनका जो सेंटिमेंट है वो पहले से ही भड़का हुआ है, पुलिसिया बर्बरता को लेकर भड़का हुआ है, सरकार के आश्वासन और उस आश्वासन पर खरा न उतरने को लेकर भड़का हुआ है। तो ऐसे में किस तरीके से पूरी स्थिति को 29 तारीख को कंट्रोल रखा जाएगा, ये एक बड़ा चुनौती का विषय सरकार और जिलाधिकारी के सामने भी होगा। खैर, आज इस वीडियो में इतना ही, इनसाइड स्टोरी में इतना ही। जानकारी और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।